एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट? अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ते हैं, क्या चीज ये करने की कोशिश कर रहा है? एनसीईआरटी की बुक्स की बात करें तो ये बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, इनका पहले आप इंपॉर्टेंट समझो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और मिथ क्या होते हैं। राइट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, अब इसको बहुत ध्यान से समझना है। एनसीईआरटी को लेकर आज एकदम नई नई बातें पता चलेंगी और आपको पता चलेगा कि कोर कहां से निकालना है। जिसको आप छोड़ देते हैं पढ़ते समय, वही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसको आप फैक्ट मान के, इंपॉर्टेंट मान के रटते हैं, वो आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। तो ये चीज आप जानना चाहते होंगे कि ये किताबें आप अपना इसको अपनी सक्सेस का कम से कम प्री क्रैक करने में आप इसकी भूमिका को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो जो एनसीईआरटी होती है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रिकमेंडेशन के हिसाब से बनी होती हैं, यानी हमारी राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग बनी होती है। जब यूपीएससी, आप जानते हैं कि राष्ट्र की सबसे बड़ी जो हमारी ये संस्था है एग्जाम लेने के लिए, जो हमें आईएएस आईपीएस बनाती है, वो जब टेस्ट लेने जाएगी, एक एग्जाम है, तो टेस्ट लेने के लिए वो किस फ्रेमवर्क की तरफ देखेगी? पहली बात ध्यान समझिएगा, वो एनसीईआरटी जो कि नेशनल करिकुलम के हिसाब से, एजुकेशन करिकुलम के हिसाब से, उसकी तरफ वो देखेगी कि भाई इसी को पढ़कर बच्चा अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि एनसीईआरटी के लिए सबसे ऑथेंटिक जो आपके यूपीएससी एग्जाम ले रहा है, उसके लिए जो बेसिक, अगर प्री में क्या चेक किया जाता है? प्री में आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है, आपका बेसिक कितना क्लियर है, आप सब्जेक्ट की अवधारणाओं को कितना समझ पा रहे हैं, आप गलत को कितना हटा पा रहे हैं। प्री यही होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें एक ऑप्शन सही होता है, 3 गलत होते हैं। तो वो ये देखता है कि पढ़ते समय आपने कितना जो है वो डेवलपमेंट किया अपने कॉन्सेप्ट को, और कितना आपकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए प्री में वो बेसिकली क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, हम यहां वर्ड यूज करते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। वो कहता है पढ़े हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन पढ़ के तुम समझ कितना पाए हो? मैंने बात को ध्यान समझना। तुमने पढ़ लिया भाई, तुमने कहा कि सर हमने पॉलिटी पढ़ ली, हिस्ट्री पढ़ ली। वो कह रहा है कि पढ़कर तुम्हारे पास समझ कितनी क्रिएट हुई है। अगर मैं कुछ इंफॉर्मेशन ट्विस्ट कर दूं, कुछ नई इंफॉर्मेशन रख दूं, तो आप इसको कितना जो है वो पकड़ पाते हैं। तो यहां पर जो है वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि मैं सभी धुंध में, अगर डाटा इधर से उधर कर दिया जाए तो भी मुझे समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूं या मेरा जो है अवधारणा क्या है। तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट प्री का जो है वो ओरिएंटेशन होता है। अगर हम बात करें, और यूपीएससी 2 चीज चाह रहा है, ये 2 रिक्वायरमेंट याद रखिएगा। एक, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चाहता है कि जो आपने पढ़ा है उस पर आपकी अवधारणाएं स्पष्ट है कि नहीं है। अवधारणाएं स्पष्ट, डाटा स्पष्ट करने की बात नहीं कर रहा है, कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग आपकी है या नहीं है। दूसरा, कि जब वो एग्जाम लेगा तो वो किसी एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की तरफ देखेगा, और राष्ट्रीय फ्रेमवर्क में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो है वो अभी तक हमारे यहां शिक्षा में चल रहा है। तो यानी एनसीईआरटीज जो हमारी हैं वो इसी बेस पे काम करती हैं। यानी अगर उसको स्टूडेंट की क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट चेक करना है तो एनसीईआरटी उसके लिए एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स हमें यहां पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, कई बार इसको स्किप किया जाता है। अब मैंने जो वर्ड यूज किया है इस पर थोड़ा सा इंफेसिस करो, एक एक शब्द को पकड़ो मेरे, ठीक है? तुम्हें समझ में आएगा यूपीएससी ने इस बार 40% का दायरा बढ़ाकर प्री में इतना ज्यादा क्वेश्चन कैसे उन्होंने प्रिवेल कर दिया, इतना ज्यादा जो है अपना जो है वो इनपुट कैसे दे दिया है। राइट, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स की। क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि अवधारणाओं की स्पष्टता किसे कहते हैं, और क्यों एनसीईआरटी मेरी मदद करने जा रहा है, और क्यों जो बिगिनर हैं या जिन्होंने इस बार प्री दिया और उनसे गलती हुई या वो नहीं क्रैक कर पाए, वो किस तरह से एनसीईआरटी का प्रयोग करके अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है, और क्यों एनसीईआरटी और नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क 2005 है, राष्ट्रीय जो पाठ्यक्रम हमारा फ्रेमवर्क है, वो कैसे आपको मदद करेगा, इसकी स्पष्टता आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। जब हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो इसमें हमें 2 स्पष्ट विभाजन देखने को मिलते हैं। यहां पर हमें 2 पहले से मिलते हैं कि नई वाली एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी वाली पढ़ें। तो इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं, फिर से मैं बता दे रहा हूं कि हम नई की तरफ जाएंगे। क्योंकि आपका जो यूपीएससी एग्जाम लेगा वो राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के हिसाब से लेगा, और जो नई एनसीईआरटीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, एग्जाम है, ये क्या है, एग्जाम टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट नॉलेज का किया जाता है ना, अंडरस्टैंडिंग का किया जाता है, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे पास एक पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, मेरे पास एक पढ़ने की किताब होनी चाहिए। तो अगर पुरानी आपको फोटोकॉपी दुकानों में मिलेगी, वो आपको स्कूलों में तो नहीं दी जा रही है ना। तो यहां पर आपको क्या करना होगा कि इसका मतलब है कि वो किस पे इंफेसिस करेंगे, वो न्यू एनसीईआरटी पर इंफेसिस करेंगे कि जो नई अंडरस्टैंडिंग है।
अब पहले यह समझिए कि नई एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी में क्या फर्क आता है। जब आप न्यू एनसीईआरटी जाते तो वो बेसिकली संस्थाओं, इतिहास, भूगोल में होने वाले विकास के क्रम तथा उन पर होने वाले प्रभाव, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एक तो विकास का क्रम, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर इफेक्ट्स, और उनके होने वाले प्रभावों के बारे में क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहा है। समाज पर प्रभाव, पर्यावरण पर प्रभाव, हमारे ऐतिहासिक लेखन पर प्रभाव, समाज संस्कृतियों पर प्रभाव, इनका एक बहुत बड़ा व्यापकता होती है। विकास का क्रम, क्योंकि हम एक लोकतंत्र के रूप में, हम एक राष्ट्र के रूप में हम लगातार डेवलप हो रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बात को समझिएगा। अगर आज की क्लास आपको मेरी समझ में आ गई तो आपको यूपीएससी का ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा, आपको आसान हो जाएगा चीजों को करना। अब यहां मैं जो आज बात करने जा रहा हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, बहुत कोर इशू तैयार हो सकता है। यानी कि जो सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट है एंड द इफेक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी सेगमेंट में। अगर तुम नई एनसीईआरटी उठाकर देखोगे तो इसमें एनसीईआरटी में पुरानी एनसीईआरटी के कंपैरिजन में कुछ बहुत अलग अलग टॉपिक्स दिए गए, जहां पर पुरानी एनसीईआरटीज में डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस उस पर ज्यादा फोकस किया गया है, यानी विकास के क्रम पे ज्यादा फोकस किया गया। कोई लड़ाई हो रही है, उसमें फैक्ट्स ढेर सारे दिए गए हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स ने लिखे, बहुत अच्छा लिखा है। लेकिन जो इफेक्ट्स है, मतलब गांव पे क्या प्रभाव हुआ, राजा अगर कुछ कर रहा है तो इफेक्ट्स विलेजेस पे क्या हुआ, उस समय टाउन कैसे प्रॉस्परस हो रहे थे, उस समय जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो किस तरह से बन रहा था, किस तरह से कला संस्कृति में बदलाव हो रहा था, उद्योगों में क्या बदलाव हो रहा था, यानी इफेक्ट्स क्या हो रहे थे। यानी अगर एक राजसत्ता, इतिहास में कोई एक डायनेस्टी आती है, कोई वंश आता है, कोई भी चीज बदल रही है, तो उसके इफेक्ट्स क्या जनरेट हो रहे हैं। तो यहां पर जो है ये पुरानी एनसीईआरटी में मिसिंग है। यहां इफेक्ट्स जो होते हैं मतलब बिल्कुल नए नए टॉपिक, आपने देखा आर्ट एंड कल्चर आ जा रहा है, किस तरह से नई नई खुदाई हो रही है, किस तरह से साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, इतिहास का कालक्रम कैसे बदल रहा है। तो इन सब के साथ जो इफेक्ट बेसिस है यानी प्रभाव, उसको नई एनसीईआरटी में फोकस किया गया। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है, तो जब आप पुरानी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कॉन्टिनेंटल बेस्ड ज्योग्राफी बताई जाती थी, फैक्ट्स होते थे, पहाड़ पर्वत, और अभी आप मार्केट में देखेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड किताबें लिखी गई उनको उसी बेसिस पे रखा गया है, काफी हद तक वही फैक्ट जो रखे गए। लेकिन अभी आज के समय में आपको यह पता होगा, ज्योग्राफी पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है कि आज क्लाइमेटिक चेंज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आज उसके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा माने जा रहे हैं। आज शायद ही इस प्रकृति में कोई हिस्सा बचा हो जिसके ऊपर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ना पड़े हो, चाहे वो राजनीति हो, अभी हमने देखा COP26 में, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे जीव जंतु हो, फ्लोरा फौना, किसी भी चीज पे, हमारे ग्लेशियर से लेकर हमारे समुद्रों तक। तो इसका मतलब है इफेक्ट्स को समझना। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा और आत्मसात करिएगा। अगर आज कोई मेरी बात आप तक पहुंच जाती है, आपके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान होगा। पुरानी एनसीईआरटी डेवलपमेंट के सीक्वेंस पे फोकस करती है, विकास के क्रम के बारे में बताती है, लेकिन इफेक्ट्स मिसिंग है। जिस तरह के कंटेम्प्रोरी इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन और जिस तरह से प्रदूषण और हमारे समाज में होने वाले प्रभाव हैं वो एक अलग ही स्तर पर जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। वैश्विक स्तर पर जो है इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं, तमाम जीव जंतु विलुप्त होते चले जा रहे हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरीज रेड लिस्ट में बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब है हमें डेवलपमेंट के सीक्वेंस के साथ साथ इफेक्ट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इस बात को आप समझिएगा। नई एनसीईआरटी काफी हद तक इसको जस्टिफाई करती है, और जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने इसका स्ट्रक्चर चेंज किया। पुरानी एनसीईआरटी में जहां स्ट्रक्चर देखते हैं आप कि बीच में एक लाइन ड्रॉ करके फैक्ट्स के बेस पे दिया गया, नई एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं, चाहे आप ज्योग्राफी पे देखें, तो ढेर सारे नए नए फिगर्स, नए नए जो है वो डायग्राम्स, नए नए तरीके, पेंटिंग्स, इन सबको इन्वॉल्व किया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फिगर्स के माध्यम से इसमें नई नई चीजों को एड ऑन करके बताया गया है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो इसके माध्यम से आप देखिए नए नए कंटेम्प्रोरी फिगर्स दिए गए हैं, ताकि अब ये क्यों बताए गए हैं। अब बताया जा रहा है कि उस समय की जो नीतियां थी, वर्तमान समय में आदिवासी समुदाय के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़े। अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने आदिवासी समुदायों के लिए एक अलग जो है सम्मान दिवस से लेकर उनके उत्थान के लिए तमाम तरह की बातें की, कानून में बदलाव किए। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो नई एनसीईआरटी सिर्फ हमें यह नहीं बताती कि राजसत्ताएं कैसे काम कर रही थी, युद्ध कैसे हुआ, किस क्रम में हुआ, साथ ही यह भी बता रही थी कि समाज के अन्य हिस्सों में क्या क्या प्रभाव उसके उत्पन्न हो रहे थे। जिस स्टूडेंट को यह समझ में आ जाएगा उसके लिए प्री क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा और यूपीएससी में उसकी जो जर्नी होगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। एनसीईआरटीज उसको बहुत मदद करना शुरू कर देंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो ये हुआ कि हमें नई एनसीईआरटी पढ़नी और हमें दो चीजों का ध्यान रखना है, एक डेवलपमेंट सीक्वेंस पे हमें जाना, क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा हमें इफेक्ट्स को ध्यान रखना है, कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट के साथ कॉज भी ये काफी हद तक जो है यानी प्रभाव, कारण और प्रभाव, ये लगातार इस पर अपना जो है इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ?
तो यह धारणा तो तय हो गई कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इन 3 चीजों का आप ध्यान रखिएगा, आपके लिए यूपीएससी बहुत ही आसान हो जाएगा। आप किसी भी ऑप्शनल पॉइंट को उठा ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, नेक्स्ट वन। अब जब हम